हेलो दोस्तों, मेरा नाम सागर सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल झारखंड सिविल सर्विसेज। मैं आपको आज एक मॉडल आंसर कराऊंगा। ये मॉडल आंसर है जेपीएससी मेंस का पेपर 4 का पॉलिटी का सिलेबस का। आपको पता है कि टोटल 4 जीएस पेपर है जेपीएससी मेंस में। उसमें से जीएस पेपर सेकंड, जिसे हम लोग पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, उसी में से पॉलिटी का एक हम मॉडल क्वेश्चन लेके आए हैं। इसका मॉडल आंसर लेके आए हैं ताकि आप लोग समझ पाएँ कि एक मॉडल आंसर लिखा कैसे जाता है। जब आप सिविल सेवा के दौरान जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें से एक मॉडल आंसर तैयार कैसे किया जाता है, उसका इंट्रो कैसा होना चाहिए, मेन बॉडी पार्ट कैसा होना चाहिए और उसका कंक्लूज़न कैसा होना चाहिए। तो ये मेरा एक अपना प्रयास है। बाकी आप इसमें अपने स्तर से बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का आशय बस इस बात से है कि आप लोग समझ पाएँ कि एक मॉडल उत्तर लिखने की क्या-क्या तत्व होते हैं जो ध्यान में रखा जाता है। तो कोई भी आंसर सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है, श्रेष्ठ की कैटेगरी में रखा जा सकता है और सभी उत्तर में कुछ न कुछ सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के विशेषताओं का विवरण प्रदान करें। क्वेश्चन क्या है कि विशेषता बताना है, भारतीय संविधान की विशेषता बताता है। विशेषता होता क्या है समझिए पहले। मान लेते हैं हम बोलें कि यहाँ पे एक सुंदर सा घर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक सुंदर सा घर बना हुआ है। अब इस घर का हम बोलें, आप फीचर्स बताइए, इसका क्या-क्या विशेषता है वो बताइए। तो आप क्या-क्या बोलिएगा? विशेषता में बता सकते हैं कि घर बहुत बड़ा है ना? घर में पक्की ईंटें इस्तेमाल की गई है। घर के आगे गार्डन है, ये बता सकते हैं। घर में रॉड का इस्तेमाल जो किया गया है वो बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ विशेषता होता है जो आप बता सकते हैं। उसी तरीके से भारतीय संविधान की क्या-क्या विशेषताएँ हैं, वो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएँ हैं, जिससे हम समझ पाएँ कि भारतीय इस संविधान को कैसे हम लोग करना है। तो देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता किन आधार पर हम लिख सकते हैं। तो ये पहले एक इंट्रो देखिए। इंट्रो देखने में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप इंट्रो को जब भी लिखेंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इंट्रो में जो भी आप सेंटेंस का जो भी वर्ड का इस्तेमाल करें, वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब अगर क्वेश्चन में यहाँ विशेषता दिया है, तो आपका जो परिचय है वो विशेषता के इर्द-गिर्द ही घूमना चाहिए। तो देखिए हम क्या लिखे हैं। भारतीय संविधान विश्व के अनेक देशों के मिश्रण तथा संविधान निर्माता के आपसी सहमति का अनोखा प्रतिफल है, जो कि जो कई विशेषताओं से परिपूर्ण है और जो लगातार न्यायालयों के निर्णयों तथा संविधान संशोधन के माध्यम से विशिष्ट होता जा रहा है। ये मेरा एक अपना इंट्रो है, बाकी आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब देखिए इसका विशेषता पे हम लोग आते हैं। विशेषता क्या है? तो संविधान की विशेषता में हम लोग क्या बता सकते हैं कि इसके आकार के बारे में बता सकते हैं कि बहुत बड़ा है। इसके प्रकार मतलब संविधान, अभी चलिए आगे हम लोग देखेंगे। फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, एकल नागरिकता है, संविधान संशोधन संभव है, संविधान की सर्वोच्चता है, हमारा संविधान ही सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है, भाषाओं की बहुलता है और धर्मनिरपेक्षता है। ये हमारा कुछ संविधान की विशेषता है। तो चलिए हम लोग एक-एक कर के देखते हैं। संविधान के आकार। संविधान के आकार में हम लोग क्या देख सकते हैं कि भारत का संविधान अनेक देशों के संविधान से प्रेरित। हमें पता है कि भारत का संविधान बहुत सारे देशों के संविधान से कुछ-कुछ पार्ट को लिया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के लगभग 75% भागों को इसमें समाहित किया गया। आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम जब 1935 आया था, उसी के 3/4 प्रावधान को हमारे भारतीय संविधान ने अपनाया। तो संविधान का आकार काफ़ी विस्तृत है, अतः इसका आकार काफ़ी विस्तृत और व्यापक हो गया है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग संविधान का प्रकार। प्रकार में हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारा संविधान लिखित है। हमारा संविधान नम्य और अनम्य है। नम्य और अनम्य का मतलब क्या होता है? नम्य और अनम्य। नम्य मतलब बहुत सारे हमारे संविधान संशोधन जो हैं, वो एक साधारण विधेयक से हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिल लाए जाते हैं, जिनमें संविधान संशोधन करना काफ़ी कठिन होता है। कठिन मतलब उसमें 50% +1 मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा, उनमें 3/4 बहुमत
होना चाहिए, राज्यसभा, लोकसभा कहीं भी। अब थर्ड है कि परिसंघीय संसदीय प्रणाली। हमारा जो संविधान है उसमें संसदीय प्रणाली का ज़िक्र किया गया है। फिर क्या है, परिसंघीय, अभी आगे देखेंगे क्या होता है। फिर आपसी संतुलन है, फिर पूर्वावलोकन संभव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे संविधान में पूर्वावलोकन संभव है। क्या होता है वो आगे देखेंगे। पहला है लिखित। भारतीय संविधान का सभी भाग लिखित रूप से समाहित है। हमारा जो भी भारतीय संविधान का जितने भी भाग हैं वो सारे लिखित हैं। वो क्या है, लिखित हैं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई आशंका उत्पन्न ना हो। आपको पता है कि भारतीय संविधान ही एक ऐसा संविधान है जिसके लगभग सारे जो प्रावधान है वो लिखित रूप से वर्णित किए गए हैं। दूसरा है नम्य और अनम्य और नम्य। तो देखिए क्या है, यह सरल संशोधनों में नम्य होता है। जब कोई संशोधन सरल माध्यम से किया जाता है, साधारण विधेयक के थ्रू किया जाता है, तो उसे नम्य कहते हैं। अर्थात सामान्य बहुमत से कोई बिल को विधि का दर्जा दे दिया जाता है। सामान्य बहुमत से जब किसी बिल को विधि का दर्जा दे दिया जाता है तो वो नम्य कहलाता है। और अनम्य क्या होता है, परंतु विशेष मामलों में यह अनम्य हो जाता है जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे अब देखिए, अब जैसे में क्या है, कश्मीर से धारा 370 हटाना अनम्य था। क्यों? क्योंकि इसे साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता था। और आरक्षण की सीमा को 2030 तक शिथिल करना। आपको पता है कि जो एससी एसटी का और ओबीसी का जो आरक्षण है उसे हर 10 साल में बढ़ाया जाता है, तो वो नम्य है, वो एक साथ साधारण विधेयक से हो जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। अब आके देखिए संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान ने ब्रिटेन की भांति संसदीय प्रणाली को अपनाया है। अर्थात यहाँ का शासन यहाँ के लोगों के द्वारा निर्वाचित लोगों के हाथों में होगा। मतलब यहाँ का जो शासन है वो यहाँ के लोग जिसे निर्वाचित करेंगे उनके हाथों में होगा। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ का जो शासन है वो यहाँ के लोगों के हाथों में ही है। अब आते हैं परिसंघीय शासन। परिसंघीय शासन क्या है? परिसंघीय शासन प्रणाली का आशय यह है कि सारी शक्तियां केंद्र के पास न होकर राज्यों के भी सामान्य परिस्थितियों में अधिकार होंगे। सारी शक्तियां केंद्र के पास नहीं है, कुछ कुछ शक्ति राज्यों में भी बांटा गया, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जो शक्ति राज्य के पास है वो इसे ही प्राप्त है। वो विशेष परिस्थितियों में केंद्र के पास हस्तांतरित हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन हो गया और बहुत कुछ हो गया। परंतु वास्तव में भारत एक अर्ध परिसंघीय शासन प्रणाली की ओर उन्मुख है। ये बात सत्य सत्य है कि हमारा जो संविधान है वो परिसंघीय नहीं है। इसके आगे देखेंगे हम लोग कैसे है, वो अर्ध परिसंघीय है। क्योंकि क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। हमें पता है कि कुछ विशेष परिस्थिति ऐसे होते हैं जब राज्य का अधिकार सीमित हो जाता है, जैसे आपातकालीन प्रावधान। जैसे हम किसी आपातकाल की घोषणा करते हैं तो राज्य की शक्तियाँ सीमित हो जाती है। तो इसी कारण हमारा जो संसदीय शासन प्रणाली है वो परिसंघीय ना होकर अर्ध परिसंघीय है। उदाहरण देखिए आप, उदाहरण क्या देखते हैं, राष्ट्रपति शासन, आपातकालीन आदि। अब आते हैं पूर्वावलोकन संभव। सबसे मेन पार्ट हमारे जो संविधान का है वो यही है, पूर्वावलोकन संभव है। कैसे, वो देखिए। भारतीय शासन प्रणाली के तीनों स्तंभ, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं, वास्तव में एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये तीनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, ये किसी पे हावी नहीं है। कैसे? अगर न्यायालय को कोई आदेश देती है तो उसे संसद के द्वारा बहुमत से निरस्त किया जा सकता है। आपको पता है कि कोई ऐसा अगर आदेश न्यायालय देती है तो उसे संसद के बहुमत के थ्रू उसे निरस्त किया जा सकता है। निरस्त करने का आशय है कि उसे उसे लागू नहीं होगा, वो लागू नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, उसी प्रकार अगर कोई संसद कोई संविधान के दायरे से बाहर विधि का निर्माण करती है तो न्यायालय के द्वारा उसे अप्रभावी कर दिया जाता है। कई बार हमारा संसद भी ऐसे कानून बना देती है जो हमारे न्यायपालिका के द्वारा उसे निरस्त कर दिया जाता है या उस हद तक प्रभाव से मुक्त कर दिया जाता है जहाँ तक उसका उल्लंघन हो रहा हो। इस प्रकार संविधान के सभी स्तंभ एक दूसरे पर निर्भर है। अब आते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से अलग रखा गया है। हमें पता है कि जो हमारा न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल अलग है। भविष्य में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को संविधान के दायरे में रख सके और इन्हें निरंकुश होने से बचाया जा सके। समझ में आ गया कि ये क्यों निष्पक्ष रखा गया है। अब एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। देखिए,
भारत में अमेरिका से विपरीत राज्य एवं केंद्र के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान है। आपको पता है कि अमेरिका में जो राज्य है और केंद्र है, उसमें अलग-अलग नागरिकता लेनी पड़ती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बस आपको भारतीय नागरिकता लेनी होगी, आपको किसी विशेष राज्य की नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात भारतीय नागरिक का अधिकार एवं पहचान राज्य के तौर पर नहीं बल्कि देश के तौर पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पहचान है वो देश के तौर पे, हम राज्य के तौर पे नहीं पहचाने जाते हैं। इससे देश की अखंडता को प्रभावी बल मिलेगा। आपको पता है कि अगर ऐसा होता है तो अखंडता को बल मिलता ही है, क्योंकि जब हम किसी देश के प्रति विभाजन जितना कम होगा हमारे में, उतना ज़्यादा हम ये होंगे। तो अब आगे हम करते हैं, 1 सेकंड रुकिए। अब देखिए लास्ट है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता क्या है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के तीनों स्तंभों को एक सख्त मार्ग के रूप में संविधान की सर्वोच्चता को प्रथम स्थान दिया है। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो क्या किया है कि हमारे संविधान को ही प्रथम स्थान दिया है। किसी व्यक्ति विशेष को उतना पावर नहीं दिया गया है। पावर किसे दिया गया है? संविधान को, मतलब नियम को। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपने अधिकारों का उपयोग संविधान के लिखित प्रावधानों के अनुरूप करेगा। मतलब एक लिखित, मान लीजिए एक लिखित पट्टा है, एक लिखित लिस्ट है, जिसके दायरे में रखकर न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अपने अपने कार्यों को करेगी। अब आते हैं भाषाओं की बहुलता। भारतीय संविधान में अनेक भाषाओं को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है। यहाँ प्रत्येक 50 किलोमीटर में उसकी संस्कृति में बदलाव मिलता है। आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर कदम-कदम पे पानी, भाषा और मिट्टी में बदलाव मिलता है। ये कुछ कहावत भी है ऐसा, हमें अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ काफ़ी विविधता है भाषाओं में, संस्कृतियों में, बोलचाल में, पहनावे-ओढ़ावे में। तो ये भी हमारी एक विशेषता ही है कि इतने सारे विविधता होने के बावजूद हमारा संविधान एकल है। अब आते हैं धर्मनिरपेक्षता। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में दुनिया के सामने रखा गया है, जो इस बात का परिचायक है कि यहाँ किसी भी धर्म को सर्वोच्च नहीं माना जाएगा तथा सभी धर्मों के लोगों को समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। आपको पता है कि दुनिया में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में उभरा है और वाक़ई में इसके कुछ तत्व, उदाहरण हमें समय-समय पे परिलक्षित होते हैं। उदाहरण देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे प्रावधान में जोड़कर और भी सशक्त रूप प्रदान कर दिया गया। आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, संविधान का प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1976 के पहले हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता के अंश नहीं दिखते हैं। वो आपके मौलिक अधिकार में भी दिखेंगे, डीपीएसपी में भी दिखेंगे। कई बार ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे धर्मनिरपेक्षता को प्रदर्शित किया गया, लेकिन ये लिखित रूप में नहीं था। लेकिन 1976 में इसे लिखित रूप देके और भी सशक्त कर दिया गया। अब लास्ट हम एक कंक्लूज़न पे आते हैं, एक निष्कर्ष पे आते हैं कि निष्कर्ष क्या देना है। निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। निष्कर्ष हमेशा सुझावात्मक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और निष्कर्ष में आप कुछ ऐसे चीज़ों को भी जोड़ सकते हैं जो अपने स्तर से आप देखे हों। जैसे देखिए, अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में अनेक तत्वों का मिश्रण है जो इसे दुनिया के अन्य संविधान से अलग करता है। साथ ही इस बात का भी परिचायक है कि लगभग 75 वर्षों से बिना किसी व्यवधान के साथ समान रूप से संचालित है। आपको पता है 75 सालों से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, तब से लगभग 75 सालों में आज भी वो इसी स्थिति में है। जबकि आपको पता होगा शायद विश्व के संविधान का जो लाइफ होता है वो 10 से 15 साल होता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने संविधान बनाया, लेकिन बाद में वो इस पे सफल नहीं रहे। तो ये रहा एक मॉडल आंसर कि कैसे लिखा जाता है। प्रेजेंटेशन को भी आप देख सकते हैं कि इस टाइप को प्रेजेंट किया जाता है। बाकी आप इसमें अपने अनुसार संशोधन कर सकते हैं। ये मेरा अपना प्रयास है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के मॉडल आंसर के लिए। थैंक यू।